हेलो एवरीवन, आज आइए अगले रिवीजन वीडियो पे। SAE स्टैंडर्ड ऑन अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट 3402 से रिलेटेड जो एंटिटीज यूज करती है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, उस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का सर्विस ऑडिटर, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर जो कंट्रोल यूजर एंटिटी से रिलेटेड है उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट देगा। वो रिपोर्ट कहलाएगी एक एश्योरेंस रिपोर्ट ऑन कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। आई एम श्योर इसे आप रिवाइंड करके 3-4 बार सुनोगे तब दिमाग में चीज बैठेगी। क्या है मुद्दा दोस्तों इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में? आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग। सीबीएसई वाले आ गए हमारी स्कूल में छापा मारने। नहीं, हर साल एक बार आते हैं चेक करने कि भैया सीबीएसई नॉर्म्स का कंप्लायंस हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले शुरुआत कहां से करी उन्होंने? मेस से। और मेस एकदम अपने नाम के अनुरूप पूरा प्योर मेस था। सब कुछ खराब। स्कूल वाले से पूछा भैया ऐसा मेस कौन चला रहा है? स्कूल वाले ने कहा इट इज आउटसोर्स टू अ थर्ड पार्टी एजेंसी। बसेस देखी, बोले हे भगवान बस की क्या हालत कर रखी है, ये बसेस का मेंटेनेंस कौन देखता है? बोले आउटसोर्स्ड टू अ थर्ड पार्टी। यूनिफॉर्म देखा हमने, बोला ये यूनिफॉर्म किसने बनाया? बोले आउटसोर्स टू अ थर्ड पार्टी। तो ज्यादातर चीजें उन्होंने आउटसोर्स कर रखी है। तो क्या सीबीएसई बोलेगा अच्छा चलो आउटसोर्स्ड है तो रहने दो यार, अपन ये चेक नहीं करते? नहीं, ऑब्वियस सी बात है। वो स्कूल के ऊपर जिम्मेदारी डालेगा और बोलेगा कि अबे अगर ये आउटसोर्स किया है तो आप या तो वहां के कंट्रोल हमें चेक करवाओ या ये प्रूव करो कि आप खुद कंट्रोल्स को मॉनिटर करते हो, मैनेज करते हो। सेम इसी लॉजिक से अगर आप एक एंटिटी में ऑडिट करने गए और ऑडिट करते समय आपने बोला अरे बाप रे ये इतने सारे आपने पेमेंट किए हैं, कैसे अप्रूव किए, इनके बिल्स ओरिजिनल कहाँ पर हैं, किसने अप्रूव किया, ट्रांसफर किसने किया, हमें यहाँ सिर्फ पेमेंट टीडीएस ये दिख रहा है बट इसके पीछे की ट्रेल कहाँ है? बोले आउटसोर्स्ड है, हमारा एक वेंडर है वो हमारे सारे अकाउंट्स पेबल मैनेज करता है। हमने बोला फिक्स एसेट का रजिस्टर का है आपका, वेरिफिकेशन कब किया आपने, मैच हुए या नहीं हुए, डिस्क्रिपेंसी आई या नहीं? बोले आउटसोर्स्ड, एक थर्ड पार्टी को दे रखा है वो करती है। हमने बोला स्टैट्यूटरी लॉज एंड रेगुलेशन के कंप्लायंस से रिलेटेड आप क्या करते हैं प्लीज बताइए? बोले आउटसोर्स्ड है। तब आप समझिए कि आप जिस एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो उसने अपने अकाउंटिंग से रिलेटेड कई सारे फंक्शंस आउटसोर्स कर दिए। तो आपको हो सकता है अगर आपने डिसाइड किया है कि भैया मुझे कंट्रोल्स चेक करने, क्योंकि एंटिटी की वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है, कंपनी हैज़ 5 लाख अकाउंट पेबल्स, ऑडिटर सारे चेक नहीं कर सकता है बैठे बैठे, सबके रिकॉर्ड्स मंगा के भी चेक नहीं कर सकता, कंट्रोल पे रिलाई किए बिना आगे नहीं बढ़ सकता। तो ऐसे केस में ऑडिटर बोलेगा कि भैया आपने जो अकाउंट्स पेबल जैसे आउटसोर्स किए हैं, जो मैनेज करता है आपके पेमेंट्स, हमें उसके यहाँ के क्या कंट्रोल्स है ये चेक करना है, जिससे हम डिसाइड कर सके कितनी सैम्पल साइज होगी, और फिर उतने अकाउंट्स पेबल चेक करके हम कंक्लूड करेंगे क्या हमें हमारे साइज सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गए या नहीं। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो ऑडिटर है इस एंटिटी का जिसने अकाउंट्स पेबल आउटसोर्स किए, ये एंटिटी है यूजर एंटिटी, इसका ऑडिटर है यूजर ऑडिटर, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करेगा। तो कहता है कि यार ये किसको आउटसोर्स किया, मुझे उसके आगे कंट्रोल चेक कर दें। तो ये बोलते हैं भैया हमने आउटसोर्स किया है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इन्फोसिस मैनेज करता है हमारा ये सब कुछ, इन्फोसिस बीपीओ। तो मैंने इन्फोसिस बीपीओ पे फोन लगाया, मैंने बोला हाँ मूर्ति, अरे नारायण अंकल। उन्होंने बोला बताइए। हमने बोला भाई हमारी कंपनी ने अकाउंट्स पेबल आपका आउटसोर्स किया है, हम आना चाहते हैं आपके यहाँ पे, देखना चाहते हैं क्या कंट्रोल्स है। उसने कहा सॉरी सर, हम बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स पेबल मैनेज करते हैं, हम आपको तो नहीं आने दे सकते, लेकिन अगर आप चाहें तो हम एक सर्विस ऑडिटर अपॉइंट कर चुके हैं या कर देते, जो आपको जो जो कंट्रोल्स हमें पता है, जो जो चाहिए आपको, वो सबका ऑडिट करके रिपोर्ट आपको एक इशू करके दे देगा कि क्या ये कंट्रोल्स पर्याप्त है या नहीं है। फिर आपको लगे तो आप उस पर रिलाई कर लेना। हमने बोला चलो कुछ नहीं सही, यही सही। तो अगर SA402 में यूजर ऑडिटर जो यूजर एंटिटी के अकाउंट्स पेबल का ऑडिट कर रहा है, वो ऑडिटर जिस एंटिटी का आउटसोर्स किया इन्फोसिस बीपीओ को, वहां के कंट्रोल्स का एक ऑडिट रिपोर्ट रिसीव कर लेता है, तो हो सकता है यूजर ऑडिटर आश्वस्त हो जाए वहां के कंट्रोल्स के बारे में, और फिर वो अपना ऑडिट शुरू कर ले 402 में। तो ये जो इन्फोसिस बीपीओ ऑडिटर अपॉइंट कर रहा है, जो कंट्रोल्स इन्फोसिस बीपीओ ने लगा रखे हैं हमारे क्लाइंट के रिलेटेड अकाउंट्स पेबल मैनेजमेंट से रिलेटेड, उस ऑडिटर को कहा जाता है सर्विस ऑडिटर। वो सर्विस ऑडिटर अपना ऑडिट कैसे करेगा, वो 3420 है। स्कोप समझना इंपॉर्टेंट है, पहले तो बात समझ में आई। तो SAE 3402 basically talks about the service auditor of Infosys BPO, who will give a report on the controls at Infosys BPO relating to
द यूजर एंटिटी जिसके अकाउंट्स पेबल हमने क्या किया, हम एग्जाम्पल क्लास में नाइकी कंपनी का लेते हैं, तो नाइकी कंपनी ने अपने अकाउंट्स पेबल आउटसोर्स किया इन्फोसिस बीपीओ को, तो नाइकी कंपनी के अकाउंट्स पेबल का मैनेजमेंट जो इन्फोसिस बीपीओ कर रहा है, वो इन्फोसिस बीपीओ सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, उसके यहाँ के कंट्रोल्स विथ रिस्पेक्ट टू नाइकी का जो ऑडिट कर रहा है वो सर्विस ऑडिटर है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं है, इसलिए ये 3000 सीरीज है, क्योंकि हम इसमें इंटरनल कंट्रोल्स पे रिपोर्ट देंगे। तो इसका पूरा प्योर क्रॉस कनेक्शन है किससे, 402 से। तो टाइप 1 और 2 रिपोर्ट ऐसे 402 में अगर आपको याद है तो वो टाइप 1 और 2 रिपोर्ट यहाँ पर बनने वाली। क्या है स्टैंडर्ड का स्कोप, तो क्वेश्चन की मैपिंग करिए। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंपनी ने आपको अपॉइंट किया है, कंट्रोल्स के ऊपर रिपोर्ट देने की क्या आप एक्सेप्ट कर सकते हो, तो ये आंसर आएगा। एनी विच वे से पहले देखिए स्कोप क्या है। यहां पर यूजर एंटिटी और उसके ऑडिटर, यानी कौन है, एग्जाम्पल में यूजर एंटिटी नाइकी, उसका ऑडिटर कौन है, लेट्स से एसजे कंपनी, मैं कौन हूं, यूजर ऑडिटर, और मैं नाइकी के अकाउंट्स पेबल चेक कर रहा हूं, तो वो कंट्रोल सारे आउटसोर्स्ड है। तो मैंने नाइकी को बोला, कहा तो उन्होंने बोला इन्फोसिस बीपीओ, इन्फोसिस बीपीओ पे मैं जाके क्या करूँगा, कंट्रोल चेक करूंगा, नहीं कर पाया तो वहां पे वो ऑडिटर अपॉइंट करेंगे जो मुझे रिपोर्ट दे देगा वहां के कंट्रोल्स के ऊपर, वो है सर्विस ऑडिटर। तो स्कोप ऑफ दिस एसे इज एप्लीकेबल ऑन सर्विस ऑडिटर हु इज प्रोवाइडिंग एन अश्योरेंस which will be used by the user entity Nike and the auditor of user entity who is going to report on financial statements of Nike। 402 को कॉम्प्लीमेंट करता है। ध्यान रखना ये स्टैंडर्ड सिर्फ तभी रेलेवेंट है जब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब इन्फोसिस बीपीओ की जिम्मेदारी है, यानी हमने कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें हमने उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रखी है कि वो अपने आगे कंट्रोल्स जो उसने नाइकी से रिलेटेड लगाया उसके ऊपर रिपोर्ट देगा, या फिर जिम्मेदारी नहीं भी है उसके बावजूद भी वो ऐसा एक स्टेटमेंट, एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसमें वो कहता है कि हमने सूटेबल कंट्रोल्स डिजाइन कर रखे हैं विथ रिस्पेक्ट टू द अकाउंट्स पेबल प्रोसेसिंग विच वी आर डूइंग ऑफ नाइकी एट आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपको ऑडिटर अपॉइंट किया गया है सिर्फ और सिर्फ किस उद्देश्य से, कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटेड एज डिस्क्राइब्ड, यानी ये बताने के लिए कि इन्फोसिस बीपीओ ने जो कंट्रोल्स लिखे हैं वो जैसे लिखे हैं वैसे काम कर रहे हैं, तो ये ऐसे नहीं लगता, ऐसे ही नहीं लगता। सिमिलरली ऐसे कंट्रोल्स के ऊपर रिपोर्ट देने का जिसका यूजर एंटिटी से कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड नहीं लगता। यानी इन्फोसिस बीपीओ अपने खुद के इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के ऊपर एक ऑडिटर अपॉइंट करके रिपोर्ट ले रहा है फॉर रिपोर्टिंग अंडर कंपनीज एक्ट, उसकी सपोर्ट के लिए, तो वो सब पर ये स्टैंडर्ड नहीं लगेगा। ये प्योर जब आप ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो एक ऐसी एंटिटी में जो आउटसोर्सिंग करके एक काम कर रही है किसी और के लिए, और आपकी रिपोर्ट प्योरली किसके यूज़ के लिए है, जिसका आप आउटसोर्सिंग काम हैंडल कर रहे हो, और उसके ऑडिटर के लिए आपको क्या कहा जाएगा, सर्विस ऑडिटर। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्विस ऑडिटर हमने ईवाई को अपॉइंट किया है जो इन्फोसिस बीपीओ के कंट्रोल्स रिलेटिंग टू नाइकी ऑन अकाउंट्स पेबल जो मैनेज कर रहे हैं वो उसके ऊपर रिपोर्ट देगा। कुल तो इसका उद्देश्य क्या है, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर इन ऑन मटेरियल रिस्पेक्ट बेस्ड ऑन सूटेबल क्राइटेरिया सीओबी अचीव्ड थ्रू आउट द पीरियड इन केस ऑफ टाइप 2 रिपोर्ट एंड एज ऑन अ स्पेसिफिक डेट इन केस ऑफ टाइप 1 रिपोर्ट। दो तरह की रिपोर्ट होती है, टाइप 1 और टाइप 2। ये क्या होता है समझिए। उससे पहले एक चीज समझो, हम क्या रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर रहे हैं कि क्या सीओबी अचीव हुआ है। ये सीओबी शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, पर आपको इस ऐसे ही में ये बार बार फ्रेज यूज करना है। व्हाट इज सीओबी, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम। तो क्या होता है, इन्फोसिस बीपीओ एक पूरा सिस्टम बताएगा कि भाई देखो अकाउंट्स पेबल हम मैनेज कर रहे हैं तो हमारा काम क्या क्या है। पहला, हमारे को इन्फॉर्मेशन नाइकी से चाहिए, कोई भी पेमेंट अगर करना है तो उन्हें हमें परचेज ऑर्डर और गुड्स रिसीव्ड या सर्विस रिसीव्ड नोट देना है, बाकी सब कुछ हम मैनेज करेंगे। परचेज ऑर्डर में ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, गुड्स रिसीव नोट में ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, उसके बेसिस पे हम पेमेंट करेंगे। हमारे यहाँ क्या कंट्रोल्स है, तो इन्फोसिस कहता है हमारे यहाँ पहला कंट्रोल है कि हम केवाईसी करते हैं वेंडर की। तो कोई भी नया वेंडर है तो उसका हम डॉक्यूमेंट लेते हैं, पुराना है तो 3 साल में उसके केवाईसी अपडेट करते हैं। ये हमारा पहला कंट्रोल है। क्या ऑब्जेक्टिव है इस कंट्रोल का, ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये चीज़ पता कर सके बाय टेकिंग केवाईसी, ए क्या वो जेन्युइन है,
बी कहीं वो रिलेटेड पार्टी तो नहीं है। सी क्या कोई उस पर डिस्क्लोजर्स अट्रैक्ट होते हैं, क्या टीडीएस का रेट उस पर अट्रैक्ट होगा, कहीं वो नॉन रेजिडेंट पार्टी तो नहीं है, उस केस में टीडीएस उसका क्या होगा, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के हमारे क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। तो ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव्स है जिस कारण से हम केवाईसी कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये सब इन्फोसिस और नाइकी ने डिसाइड करे होंगे आपस में बैठ के, और एक पूरा सिस्टम बनाया होगा जिसका एक स्टेटमेंट होगा। वो जो स्टेटमेंट है उसे कहा जाता है डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, यानी इन्फोसिस बीपीओ के क्या कंट्रोल है। हर कंट्रोल को बनाने का एक उद्देश्य है, क्या कि वो एक ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए, तो उसे कहा जाता है, अपन शॉर्ट में कहेंगे COB, व्हाट इज कंट्रोल ऑब्जेक्टिव विच आर स्टेटेड इन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम। जो मेरे एग्जांपल में है कि हमारा उद्देश्य है पार्टी के बारे में जानना ताकि वो फेक नहीं है पता करना, रिलेटेड है तो उसके डिस्क्लोजर्स देना, ये सब आगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सर्विस ऑडिटर का क्या है, ये डिस्क्रिप्शन इन्फोसिस बीपीओ से देगा। जैसे हम ऑडिट करने जाते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट देता है, वैसे ही इन्फोसिस बीपीओ हमें ये स्टेटमेंट देगा, भैया ये मेरे कंट्रोल सिस्टम है, ये इनके ऑब्जेक्टिव्स है। तो हमें क्या देखना है कि क्या वो जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो फेयरली रिप्रेजेंटेड सिस्टम्स एज डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेड, यानी वो जो सिस्टम उन्होंने बनाया है वो क्या वो इम्प्लीमेंटेड है, नंबर 1। नंबर 2, कंट्रोल्स रिलेटिंग टू कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स आर सूटेबली डिजाइंड, SD मतलब सूटेबली डिजाइन। तो क्या आपको लगता है कि जो उद्देश्य है उसके लिए जो आपने कंट्रोल डिजाइन किया वो पर्याप्त है? तो इसका मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारा कोई भी वेंडर अगर हम पैनल करते हैं या रजिस्टर करते हैं पेमेंट से पहले, तो उससे पूछते हैं कि भाई तू MSME में रजिस्टर्ड है क्या, और अगर वो बोलता है कि हाँ मैं रजिस्टर्ड हूँ तो MSME के नियम लग जाते हैं। तो हम ध्यान रखते हैं कि उसको पेमेंट हमें क्या करना है, 45 डेज में करना है। इन्फोसिस को मैंने क्या काम आउटसोर्स किया, मेरे सारे अकाउंट्स पेबल का पेमेंट तू मैनेज कर, लेजर तू बना, रिपोर्टिंग तू कर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए सब तू रेडी करके दे। तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है, पता करना MSME है तो उससे रिलेटेड कंप्लायंस और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है। अब सामने वाला अगर बोल देता है हाँ मैं MSME में रजिस्टर्ड हूँ, तो हम मान लेते हैं वो MSME में रजिस्टर्ड है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, भैया कंट्रोल सूटेबली डिजाइंड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सामने वाला कह रहा है मैं रजिस्टर्ड हूँ तो उसे कहना पड़ेगा हमें कि भैया तेरा MSME का उद्योग रजिस्ट्रेशन नंबर दे, सर्टिफिकेट दे। जबकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स में या जो डिजाइन ऑफ सिस्टम है उसमें कहीं पे ये है ही नहीं कि हम सामने वाले से MSME का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेते, वो बोलता है तो हम मान लेते वो है, तो ये गलत सिस्टम है। तो इसका मतलब ऑडिटर की ऑब्जेक्टिव है ये चेक करना कि जो कंट्रोल उद्देश्य अचीव करने के लिए कंट्रोल बनाए वो सूटेबल है या नहीं है, डिजाइन सूटेबली है या नहीं। ये टाइप 1 रिपोर्ट और टाइप 2 रिपोर्ट दोनों में चेक किया जाता है। पर दोस्तों कंट्रोल्स को लिखना और उसे इंप्लीमेंट करना एक बात है, और थ्रू आउट द पीरियड वो कंट्रोल्स एप्लीकेबल रहे ये चेक करना अलग बात है। ये सिर्फ टाइप 2 रिपोर्ट में चेक किया जाता है, वेदर थ्रू आउट द पीरियड कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड। तो आपने ये देख लिया कि कोई भी नया वेंडर आता है उससे ये कंफर्मेशन ली जाती है, ये सिस्टम है, तो आप बोलोगे कि A कंट्रोल इज इम्प्लीमेंटेड। B आपने ये चेक कर लिया कि जो भी डिजाइन आपका सिस्टम का है वो प्रॉपर है, तो आप बोलोगे सूटेबली डिजाइन। पर साल भर में जितने भी नए वेंडर्स पैनल हुए हैं उन सबके साथ क्या ये कंफर्मेशन लिए हैं, सबने दिए नहीं दिए, जिन्होंने नहीं दिए उसका क्या किया, ये अगर आप चेक कर रहे हो तो ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाना है। ये सिर्फ टाइप 2 रिपोर्ट अगर आप दे रहे हो तो आप लगाओगे, नहीं तो नहीं लगाओगे। तो सर्विस ऑडिटर जो होता है, जैसे EY इस केस में इन्फोसिस BPO का, वो 2 तरह की रिपोर्ट के लिए एंगेज किया जा सकता है, टाइप 1 या टाइप 2। जैसे 402 में टाइप 2 रिपोर्ट लगती है, बट एंगेजमेंट दोनों तरह की हो सकती है। टाइप 1 रिपोर्ट में हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं लगाते, हम ये नहीं बताते कि कंट्रोल्स हमने टेस्ट करे हैं कि एक्चुअल में कितनी बार परफॉर्म हुए नहीं हुए, कितने एक्सेप्शंस थे, प्रॉपर है या नहीं। हम सिर्फ ये बताते हैं सिस्टम आपका जो लिखा है वो इम्प्लीमेंटेड है और सूटेबली डिजाइंड है, पर क्या वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन नहीं बताते। तो लेट्स अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 रिपोर्ट। टाइप 1 रिपोर्ट में क्या होता है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम और एक रिटर्न असर्शन कि डिस्क्रिप्शन फेयरली रिप्रेजेंट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स एंड कंट्रोल्स आर सूटेबली डिजाइंड, बस। दैट टू ऑन अ स्पेसिफाइड डेट, जिस दिन आपने ऑडिट किया उस दिन पे, ना कि फॉर अ पीरियड। इन सारे मैटर्स पे ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस देना होता है, इसको सर्विस ऑडिटर को। लेकिन टाइप 2 रिपोर्ट में क्या होता है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का जो डिस्क्रिप्शन है सिस्टम का वो सबसे ऊपर होगा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाना है, जैसे जिसके ऊपर मैं रिपोर्ट दूंगा। हम उसके ऊपर ओपिनियन क्या बनाएंगे कि ये डिस्क्रिप्शन एक तो फेयर प्रेजेंटेशन है जो सिस्टम लगे हैं उसका, प्लस ये सूटेबली डिजाइंड भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑपरेटिंग इफेक्टिवली भी, और ऑपरेटिंग इफेक्टिवली थ्रू आउट द पीरियड। यहाँ पे आपको ये भी बताना पड़ता है कि आपने क्या क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाए और उन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का क्या क्या आउटकम आया। एक छोटी सी टाइप 2 रिपोर्ट आपको मैं शो कर देता हूँ दोस्तों, आप वो देखोगे तो आपको उससे सब समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये होता क्या है।
छोटा सा एक्सट्रैक्ट आपको बताता हूँ मैं, आ जाओ। क्या है ये वो स्टैंडर्ड है जो समझोगे तो एग्जाम में लिख पाओगे, समझ में ही नहीं आएगा तो लिख नहीं पाओगे, तो भले ही रिवीजन है बट एक बार समझ लीजिए आप प्लीज। तो ये एक एग्जाम्पल है। क्राइटेरिया क्या है, हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है इंटीग्रिटी एथिकल वैल्यूज, यानी कंट्रोल एनवायरनमेंट हम चेक कर रहे हैं। तो मैं सर्विस ऑडिटर हूँ, मुझे कंट्रोल्स टेस्ट ऑफ कंट्रोल में कंट्रोल एनवायरनमेंट चेक करना है, तो मुझे एथिक्स और इंटीग्रिटी चेक करनी है। अब इसमें जैसे देखिए एथिक्स इंटीग्रिटी में एक कंट्रोल स्पेसिफाइड किया है, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ कंट्रोल में एबीसी कंपनी ने बोला है कि हमारा एक फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी है जिसमें सिक्योरिटी मेजर्स लगाते हैं, जिसमें हमने साफ साफ बोल रखा है कि कोई भी नए हायर्स अगर होंगे तो उन्हें हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी आईटी पॉलिसी रीड करना है, एक्सेप्ट करना है और उसके अगेंस्ट में काम नहीं करना है। तो ये एक कंट्रोल की डिज़ाइन, इनफैक्ट ये एक कंट्रोल है जो हमने लगाया। अब इस कंट्रोल में एक तो क्या ये अपने आप में आपको लगता है सूटेबल है या नहीं है उस पर कमेंट करना है, दूसरा टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाने में, इसकी बात कर रहा था टाइप 2 रिपोर्ट। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में आप क्या करोगे, आप चेक करोगे ऐसा हुआ है या नहीं। तो इन्होंने लिखा है हमने इंटरव्यू किया एबीसी के पर्सनल को और चेक किया है कि क्या ये प्रोसीजर्स उन पे लगाए गए या नहीं। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी देखी है कि क्या एक्चुअल में है भी या नहीं है पॉलिसी, और जितने भी नए आर्स हैं उनसे देखा है कि उनसे क्या एक्सेप्टेंस एक्नॉलेजमेंट लिया नहीं। ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। क्या रिजल्ट है, हमें एक्सेप्शंस मिले, एक्सेप्शन यानी गलतियां मिली है कि हमने 45 न्यू हायर्स चेक किए थे, जिसमें से हमने देखा कि एक हायर के केस में एक्नॉलेजमेंट नहीं लिए और 2 के केस में कई समय बाद हायर में एक्नॉलेजमेंट लिए। अब हो सकता है कि ये जो डेविएशन कंट्रोल्स की आपकी है, इन डेविएशंस के बाद भी आप कंक्लूड कर दो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंट्रोल्स अच्छे हैं। इसका मतलब एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, सही है ना, अपन होटल खाना खाने गए और अपन ने बोला कि यार तंदूरी रोटी ले आ बिना बटर के, वो बटर की ले आया, तो आप क्या दोनों चीज़ें उसने गलत किया, आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो नहीं भी कर सकते, डिपेंडिंग आपके लिए कितनी मटीरियल है। चलिए सर होटलों की बातें मत करो, एग्जाम पास में आ रही है। ओके तो क्या होता है, कुछ डिविएशन मटेरियल होता है कुछ नहीं होता है, तो हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करके अपनी रिपोर्ट देंगे। अब मैं आपको रिपोर्ट बताऊंगा, उससे आपको समझ में आएगा क्या। पर अब ये बताइए कि ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये क्लियर है, सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर यूजर एंटिटी एंड यूजर एंटिटी के ऑडिटर के लिए। तो प्रोविजन आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कंट्रोल्स ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आर इंपॉर्टेंट टू यूजर एंटिटीज financial reporting, then it is relevant for user auditor. So you need to check whether it affects the user entity's financial reporting and related controls, whether it leads to assertions in the financial statement of user entity which user auditor wants to audit, and definitely it will include user entities information system. Obviously बात है, नाइक ने अपने लेवल पे भी कुछ information systems controls बनाए होंगे on the work which Infosys BPO is doing, and obviously Infosys BPO के content। ये प्रोफेशनल जजमेंट है यूजर ऑडिटर का, डिसाइड करना कि कौन से सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए रेलेवेंट है और मुझे चेक करने की ज़रूरत है। ये सारी टर्म्स मैंने आपको ऐसे ही समझा दिया है, होप आपको क्लियर है। एंगेजमेंट प्रोसीजर वाला ये पर्टिकुलर पेज इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज समरी ऑफ ऑल दी अदर स्टैंडर्ड्स। तो अगर आपको अपॉइंट किया गया एज अ सर्विस ऑडिटर टू चेक कंट्रोल्स, आप क्या करोगे, सबसे पहले एथिकल रिक्वायरमेंट्स का इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस का अप्लाई करना है, क्योंकि आप ओपिनियन दोगे। मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी कौन है पता करेंगे। टर्म्स एक्सेप्ट करनी है हमें, तो एक्सेप्ट करने से पहले हमें क्या करना है, कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंट है या नहीं हम करने के लिए। हमारा स्कोप लिमिटेड तो नहीं है कि यूजर एंटिटी और उसके ऑडिटर के काम ही नहीं आएगा। और क्राइटेरिया सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या जो लगाया जा रहा है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। ये कैसे हो गए पॉइंट, एप्लीकेबिलिटी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की एक्सेप्टेबल लग रही है नहीं। जब अपन ऑडिट में ऐसा करते हैं तो या क्या देखेंगे, कंट्रोल्स एक्सेप्टेबल है या नहीं है, यूजफुल लग रहे हैं। कभी स्कोप चेंज किया आपका, तो अगर जस्टिफाइड है तो रिड्यूस स्कोप एक्सेप्ट कर सकते हो, नहीं तो नहीं, ऐसे 210 है। फिर आपका काम क्या होगा, सूटेबिलिटी चेक करनी है आपको किसकी, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के क्राइटेरिया। तो हमें सबसे पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ना है और देखना है कि उसके डिस्क्रिप्शन में क्या कंट्रोल सूटेबली डिजाइंड है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था आपको एमएसएमई वाला। और टाइप 2 रिपोर्ट है तो क्या वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है या नहीं। मटीरियलिटी आप लगा सकते हो ये कमेंट करने के लिए कि फेयर प्रेजेंटेशन है या नहीं, कंट्रोल सूटेबली डिजाइंड है या नहीं, और ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है या नहीं है। हो सकता है कुछ डिविएशन है फिर भी आप बोलो ऑपरेटिंग इफेक्टिव है, क्योंकि मटीरियल डिविएशंस। देन यू नीड टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स एंड कंट्रोल्स। और उसके बाद आप एविडेंस लोगे किसका, डिस्क्रिप्शन का, कंट्रोल्स के डिजाइन का सूटेबल है या नहीं है, और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस अगर टाइप 2 रिपोर्ट है।
इंटरनल ऑडिट फंक्शन है उसे एवेल्युएट कर लो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपको लेना है कि जो जो उन्होंने लिख के दिया वो सही है, प्लस स्पेसिफिकली आपको नॉन कंप्लायंस तो नहीं हुए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे, इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज तो नहीं है, कोई ऐसे इंस्टेंसेस जहाँ पे कंट्रोल्स में वीकनेसेस है जो अपन 315 में लिखते हैं, नॉट ऑपरेटिंग एज परफॉर्म्ड और एज रिक्वायर्ड, और एनी सब्सिक्वेंट इवेंट जो आपको लगता है रेलिवेंट हो सकती है, 4 चीज़ों पे स्पेसिफिक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। सब्सिक्वेंट इवेंट्स ऐसे 560 जैसा यहाँ पर भी रेलिवेंट है, रिपोर्ट के बाद कोई चीज़ पता पड़ती है आपको तो आप उससे अपनी रिपोर्ट को अपडेट कर सकते हैं। रिपोर्टिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। सबसे पहले आपकी रिपोर्ट क्या कहलाएगी, तो इट इज़ एन अश्योरेंस रिपोर्ट, तो इट इज़ एन इंडिपेंडेंट सर्विस ऑडिटर्स अश्योरेंस रिपोर्ट। एड्रेस जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, पर ध्यान रखना ये जो काम आप कर रहे हो दिस इज ओनली मेंट फॉर यूजर एंटिटी एंड इट्स ऑडिटर, बस और किसी के काम का नहीं है। तो आपको स्कोप डिफाइन करना पड़ता है अपनी रिपोर्ट के यूजर्स का, जिसमें साफ साफ लिखना पड़ता है कि ये जो रिपोर्ट है ये इंटेंडेड ओनली फॉर यूजर एंटिटी एंड देयर ऑडिटर्स है। ये सारी चीज़ें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट में भी हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट किया है, फैक्ट हमने ऑडिट किया है, इस एसए को एसएस के अनुसार किया है, तो यहाँ पे भी ये लिखेंगे। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम जिसके ऊपर आप रिपोर्ट दे रहे हो तो उन्होंने पूरे कंट्रोल्स डिस्क्राइब करके दिए होंगे, प्लस कि आप टाइप 1 या टाइप 2 कौन सी रिपोर्ट दे रहे हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की जिसे आपने कवर नहीं किया है, क्या हो सकता है जो आपने कवर नहीं किया है। नंबर 1, इन्फोसिस बीपीओ का ईवाई ऑडिटर है जो उसके कंट्रोल्स पे रिपोर्ट कर रहा है, पर इन्फोसिस बीपीओ के कुछ कंट्रोल्स डिपेंडेंट है किस पे, नाइकी के कंट्रोल पे, क्योंकि नाइकी से हमें परचेज ऑर्डर और गुड्स रिसीव नोट चाहिए। तो परचेज ऑर्डर और जीआरएन सही बनाए या नहीं बनाए वो ईवाई चेक नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे रिपोर्ट में साफ साफ लिख देंगे कि हम यूजर एंटिटी के कंट्रोल पे रिलाई कर रहे हैं, वो हमने चेक नहीं किया। सिमिलरली अगर कोई सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मतलब है कि नाइकी को काम, नाइकी ने काम दिया इन्फोसिस बीपीओ को, इन्फोसिस बीपीओ ने उसका कुछ काम जेनपैक को आउटसोर्स कर दिया, तो ये सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। अब सवाल ये है कि ईवाई को अपॉइंट किया गया है तो उसे क्या कंट्रोल जो इन्फोसिस लगा रहा है वो चेक करना है या जो इन्फोसिस ने आउटसोर्स किया वो भी करना है। अगर वो दोनों के कंट्रोल चेक करके रिपोर्ट देगा तो ये इंक्लूसिव मेथड कहलाता है, इसमें सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल भी ईवाई चेक करेगा। पर अगर मैं उसके नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उसके लिए अपॉइंट नहीं किया है तो ये कार्व आउट मेथड कहलाता है, इसमें मुझे अपनी रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा कि कंट्रोल्स एट सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हैव नॉट बीन टेस्टेड। इसके बाद में आप क्राइटेरिया आइडेंटिफाई कर लीजिए, तो वो आपके क्या क्या क्राइटेरिया के बेसिस पे आपने ऑब्जेक्टिव्स को चेक किया है वो आइडेंटिफाई कर दीजिए, तो वो नॉर्मली कनेक्शन में दिया जाएगा और दे दीजिए कि एसी के यूज़ के लिए। साफ साफ बता दीजिए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार है, पहला डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए, दूसरा सर्विसेज देने के लिए, तीसरा कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने के लिए, और कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट और डिज़ाइन करने के लिए। हमारी जिम्मेदारी क्या है, डिस्क्रिप्शन को रीड करना, देखना कि क्या वो सही है या नहीं है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स डिज़ाइन सूटेबली है या नहीं है, और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल थ्रू आउट द पीरियड अगर टाइप 2 रिपोर्ट है तो। फैक्ट कि हमने ऐसे ही 3402 के अंतर्गत काम किया है, एक समरी अपने प्रोसीजर्स की जो हमने लगाई जिसके ऊपर हमने रिपोर्ट दी। और अगर आप टाइप 1 रिपोर्ट दे रहे हो तो साफ साफ लिखना कि हम ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पे कोई ओपिनियन नहीं दे रहे। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है और वो ये है कि क्योंकि आप इंटरनल कंट्रोल पे रिपोर्ट दे रहे हो और इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर बेस्ड ही कंपनी आगे भी चलने वाली है, इसलिए लोग ये ना इंटरप्रेट कर ले कि आपने कमेंट किया है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं, सूटेबली डिजाइंड है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है, तो लोग मान ले कि आगे भी अच्छे चलेंगे। इसलिए आपको साफ साफ एक लाइन लिखना रहती है कि हमारा ये जो हमारा एक लिमिटेशन है कि हम फ्यूचर पीरियड पे ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, दे मे और मे नॉट ऑपरेट इन द सेम फैशन इन फ्यूचर। ऐसा रिपोर्ट पॉजिटिव फॉर्म में देनी है क्योंकि रीजनेबल एश्योरेंस, हाई डिग्री का एश्योरेंस ले रहे हैं, तो हमें लिखना क्या पड़ेगा, सिस्टम्स आर, तो टाइप 2 रिपोर्ट में सब कुछ आएगा, सिस्टम इज फेयरली प्रेजेंटेड, सूटेबली डिजाइंड, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली थ्रू आउट द पीरियड। पर टाइप 1 में हम सिर्फ लिखेंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन इज फेयरली प्रेजेंटेड एंड द कंट्रोल्स आर सूटेबली डिजाइंड, वो भी एज ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। बाकी एविडेंस मिलने के बाद डेट देंगे, सिग्नेचर प्लेस के नॉर्मल प्रोविजन होंगे। हो सकता है कि अगर आप टाइप 2 रिपोर्ट दे रहे हो तो ये कंपलसरी है कि जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल आपने परफॉर्म किया आपको एक कनेक्शन में साफ साफ बताना है, जो मैंने एग्जाम्पल बताया। डेविएशन है तो वो बताना है, हो सकता है कि डेविएशन होने के बावजूद भी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए अगर वो मटेरियल नहीं।
अगर आपको लगता है कि किसी एरिया पे कंट्रोल्स अच्छे नहीं है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली नहीं है, सूटेबली डिज़ाइन नहीं है या डिस्क्रिप्शन इनएक्यूरेट है, तो आप अपनी रिपोर्ट इन सभी रीजन से मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको लिमिटेशन इम्पोज्ड है तो भी कर सकते हैं। जब भी मॉडिफाई करोगे रीजन दे देना, प्लस आपको डॉक्यूमेंट करना है प्रोसीजर्स क्या लगा, एविडेंस क्या मिले, कंक्लूजन्स क्या बनाए। दिस इज बेसिकली योर स्टैंडर्ड। आईसीआई के मॉड्यूल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? एक तो क्या आप इस तरह के एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो? तो बिल्कुल कर सकते हैं। देन देयर इज अनदर क्वेश्चन विच इज रिलेटिंग टू द फैक्ट की टाइप 2 रिपोर्ट, एज इन उसमें बताया गया है कि भैया कौन सी रिपोर्ट अप्रोप्रिएट होगी। तो अगर आपको ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल चाहिए तो उस केस में टाइप 2 रिपोर्ट ही लगेगी। और एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि यूज़र एंटिटी और यूज़र ऑडिटर के रेफरेंस के लिए क्या इस तरह के असाइनमेंट्स लिए जा सकते हैं? तो सिर्फ उनके काम के लिए ही असाइनमेंट्स लिए जा सकते हैं। ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड किसी ऑब्जेक्टिव से बनाया गया है। जो सर्विस ऑडिटर है, जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यानी जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है जो आउटसोर्सिंग का काम कर रही है, उसके यहाँ जो कंट्रोल यूज़र एंटिटी और उसके ऑडिटर के लिए रेलिवेंट है उसके लिए बनाए। थैंक यू।